नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। भारत में प्रोजेक्ट चीता के कार्यान्वयन का 1 वर्ष पूरा हुआ। भारत की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की शुरुआत का 1 वर्ष पूरा हुआ। ICRIER ने खाद्य मुद्रास्फीति से निपटना, क्या निर्यात को प्रतिबंधित करना और स्टॉकिंग सीमा लागू करना सर्वोत्तम नीति है, इस शीर्षक से एक शोध पत्र जारी किया। प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व ओजोन दिवस मनाया और शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत में प्रोजेक्ट चीता के कार्यान्वयन का 1 वर्ष पूरा हुआ। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत भारत में चीतों की व्यवहार मेटा पॉपुलेशन यानी कि प्रजातियों की परस्पर संबद्ध आबादी के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए की गई थी। इससे पारिस्थितिकी तंत्र में चीता शीर्ष शिकारी की अपनी मुख्य भूमिका निभा सकेगा। मध्य प्रदेश का कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान चीतों के पुनर्वास के लिए चुना गया था। कूनो पालपुर में चीतों को बसाने के लिए अनुकूल पर्यावास के साथ साथ शिकार की संख्या भी ज्यादा है। प्रोजेक्ट चीता की मुख्य विशेषताओं के तहत अगले 5 वर्षों में देश के अलग अलग राष्ट्रीय उद्यानों में कम से कम 50 चीतों का पुनर्वास किया जाएगा। इनमें से ज्यादातर चीते दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे। इस योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण कर रहा है। ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। इस योजना को फंड प्रोजेक्ट टाइगर के साथ साथ प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण कैंपा से भी प्राप्त हो रहा है। प्रोजेक्ट चीता की अब तक की प्रगति पर नजर डालें तो प्रोजेक्ट की अल्पकालिक सफलता के आकलन के लिए 6 मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इनमें से प्रोजेक्ट चीता ने 4 मानदंड पूरे कर लिए हैं और वो 4 मानदंड हैं: पुनर्वास के लिए लाए गए चीतों में से 50% का जीवित रहना, होम रेंज यानी कि अपने रहने और शिकार वाले इलाके की स्थापना, इसके अलावा कूनो उद्यान में शावकों का जन्म और प्रोजेक्ट से स्थानीय समुदायों की कमाई होना यानी कि राजस्व आना। तो इन चारों मानदंडों को पूरा कर लिया गया है। चीतों के पुनर्वास के लिए चयनित अन्य क्षेत्रों में भी निवेश शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के नौरादेही और गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य ऐसे ही क्षेत्र हैं। आपको बता दें कि चीता दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनपायी जीव है। ये शुष्क वन, झाड़ीदार वन और सवाना की एक कीस्टोन प्रजाति है। कीस्टोन ऐसी प्रजातियां हैं जो अपनी आबादी की तुलना में किसी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र पर अत्यधिक प्रभाव डालती हैं। इसके संरक्षण की स्थिति ये है कि साइट्स या साइट्स के परिशिष्ट 1 के अंतर्गत इसे संरक्षित रखा गया है। IUCN में अफ्रीकी चीते को वल्नरेबल और एशियाई चीते को क्रिटिकली एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। और आइए अब बात करते हैं अगली खबर की। ये है अवसंरचना क्षेत्र से। भारत की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की शुरुआत का 1 वर्ष पूरा हुआ। NLP के तहत अन्य विषयों के अलावा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र विकास के पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। इनमें प्रक्रिया संबंधी सुधार, लॉजिस्टिक्स सेवाओं में सुधार, डिजिटलीकरण और कौशल सुधार जैसे पहलू शामिल हैं। इसके अलावा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी अर्थव्यवस्था की गति बनाए रखने के लिए आवश्यक मानव पूंजी और संस्थान शामिल होते हैं जो आबादी को कुछ निश्चित सेवाएं प्रदान करते हैं। इन सेवाओं में स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय संस्थान, सरकारी कार्यालय, कानून प्रवर्तन और शिक्षा शामिल है। ये नीति प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की पूरक है। NMP यानी राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क प्लानिंग के एकीकृत विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। NLP का लक्ष्य है भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करना। वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग में भारत को शीर्ष 25 देशों में शामिल करना। एक दक्ष लॉजिस्टिक इकोसिस्टम की स्थापना के लिए डेटा आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली का विकास करना। इसके अलावा NLP के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान लॉन्च किया गया। इसमें कार्रवाई के 8 क्षेत्रकों की पहचान की गई। NLP के तहत अब तक जो प्रगति हुई है उसमें लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में डिजिटल एकीकरण के लिए यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इसके अलावा लास्ट और फर्स्ट माइल अवसंरचना की कमियों को दूर करने के लिए व्यापक पोर्ट कनेक्टिविटी प्लान विकसित किया गया। साथ ही अब तक 22 राज्यों ने अपनी अपनी राज्य लॉजिस्टिक्स नीतियों को अधिसूचित किया है। सभी राज्यों में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के प्रदर्शन की निगरानी के लिए लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स यानी लीड सूचकांक विकसित किया गया है। कोयला मंत्रालय ने खदानों से कोयले की कुशल तरीके से निकासी के लिए कोल लॉजिस्टिक योजना विकसित की है। इसके अलावा आयात निर्यात वाले कार्गो को ट्रेस करने के लिए
भविष्य की स्थितियों का अनुमान लगाने तथा यातायात व्यस्तता की निगरानी के लिए लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक विकसित किया है। लॉजिस्टिक्स नीति के 8 कार्रवाई क्षेत्र हैं। लॉजिस्टिक्स पार्कों का विकास, एकीकृत डिजिटल लॉजिस्टिक्स सिस्टम, सेवा गुणवत्ता मानकों का मानकीकरण और बेंचमार्किंग करना। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण राज्यों को जोड़ना, एक्जिम लॉजिस्टिक्स को देखना यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को देखना, साथ ही सेवा सुधार ढांचा और कुशल लॉजिस्टिक्स के लिए क्षेत्रक योजनाएं। और आइए अब बात करते हैं खाद्य मुद्रास्फीति के बारे में। इससे संबंधित एक शोध पत्र जारी किया गया है। ICRIER यानी इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, इस संस्था ने खाद्य मुद्रास्फीति से निपटना, क्या निर्यात को प्रतिबंधित करना और स्टॉकिंग सीमा लागू करना सर्वोत्तम नीति है, इस शीर्षक से शोध पत्र जारी किया है। ये शोध पत्र इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन ICRIER नामक सार्वजनिक निजी भागीदारी संस्था ने प्रकाशित किया है। इस शोध पत्र में भारत में मौजूदा खाद्य मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी कारकों और नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा की गई है। साथ ही उच्च खाद्य मुद्रास्फीति की स्थिति से निपटने के लिए कई वैकल्पिक समाधानों की भी सिफारिशें की गई हैं। भारत में उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कई कारण हैं, जैसे कि सब्जियों विशेषकर टमाटर की कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। इसके अलावा अनाज, मसालों, दूध और डेयरी उत्पादों की ऊंची कीमतें हैं। मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि गेहूं, टूटे चावल और गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। गेहूं के व्यापारियों और मिल मालिकों पर अनाज भंडारित करने पर सीमा आरोपित की गई है। पार बॉइल यानी अधपका चावल, प्याज आदि पर निर्यात शुल्क लगाए गए हैं। ये कदम जो उठाए गए हैं, इन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे कि ये कदम शहरी उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर उठाए गए हैं। इनसे किसानों की कमाई को नुकसान पहुंचा है। निर्यात प्रतिबंधों, विशेष रूप से गैर बासमती चावल के निर्यातों पर प्रतिबंध से भारत के व्यापारिक साझेदार देशों को परेशानी हुई है। निर्यात प्रतिबंधों से वैश्विक खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुई है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव अफ्रीकी देशों पर पड़ा है। इसी संबंध में शोध पत्र में ये सिफारिशें की गई हैं कि आदर्श स्थिति में फसलों का आयात मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम नहीं होना चाहिए। इससे किसान अपनी उपज का कम से कम न्यूनतम मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा फसल कटाई मौसम के दौरान टमाटर, प्याज और आलू जैसी अस्थिर मूल्य वाली सब्जियों के बफर स्टॉक रखे जाने चाहिए। इससे किसानों को ज्यादा उत्पादन के समय एक निश्चित कीमत प्राप्त हो सकेगी। और भी कई सिफारिशें की गई, जैसे कि शीत भंडारण जैसी अवसंरचनाओं का विस्तार करना चाहिए। किसान उत्पादक संगठनों को अलग अलग सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। अगली खबर है, प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का मुख्य फोकस पारंपरिक कारीगरों द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं की पहुंच एवं गुणवत्ता में सुधार करना है। साथ ही घरेलू एवं वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ उनका एकीकरण सुनिश्चित करना है। योजना का उद्देश्य है कारीगरों और शिल्पकारों के कौशल उन्नयन पर ध्यान देना, जमानत मुक्त यानी कोलेट्रल के बिना ऋण उपलब्ध कराना और ब्याज दर में छूट के माध्यम से वहनीय ऋण प्राप्त करने में मदद करना। इसके अलावा डिजिटल लेन देन और ब्रांड प्रमोशन के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करना। इसका नोडल मंत्रालय है केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। इसकी मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका कवरेज बढ़ई, लोहार, कुम्हार, राजमिस्त्री सहित 18 कारीगरी को इसमें शामिल किया गया है। विश्वकर्मा योजना का लाभ ये होगा कि इससे 5% की रियायती ब्याज दर पर 1 लाख रुपए पहली किश्त में और 2 लाख रुपए दूसरी किश्त की जमानत मुक्त ऋण सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा बायोमेट्रिक आधारित PM विश्वकर्मा पोर्टल का उपयोग करके सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से लाभार्थियों का निःशुल्क पंजीकरण किया जाएगा। PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के माध्यम से विश्वकर्माओं को मान्यता प्रदान की जाएगी। पात्रता हाथों और औजारों की मदद से कार्य करने वाले तथा 18 प्रकार की परिवार आधारित पारंपरिक कारीगरी में से एक संलग्न कारीगर या शिल्पकार को शामिल किया जाएगा। इसका लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा। ये पंजीकरण की तिथि पर 18 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना के तहत PM रोजगार सृजन कार्यक्रम के मौजूदा लाभार्थी को कोई लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। PM मुद्रा योजना या PM स्वनिधि के तहत लिए गए ऋण को चुकाने के बाद ही इस योजना के अधीन ऋण के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं होगा कि पहले से किसी ने लोन ले रखा है और फिर उसके बाद दोबारा उसको लोन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा इस योजना के तहत। विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण देने वाली संस्थाएं होंगी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां तथा सूक्ष्म वित्त संस्थान।
और आइए बात करते हैं पर्यावरण की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व ओजोन दिवस मनाया। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की याद में हर साल मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। इसे ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और उपभोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए 1987 में लागू किया गया था। इसे वियना कन्वेंशन के तहत लागू किया गया था। इस कन्वेंशन को 1985 में अपनाया गया था। ओडीएस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड और हेलोन्स शामिल हैं। ओडीएस में शामिल क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणु समताप मंडल तक पहुंचते हैं और समताप मंडल में ओजोन अणुओं को बार बार तोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को उत्प्रेरक चक्र के रूप में जाना जाता है। इसकी वजह से ओजोन का क्षय होता है। बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन को 2016 में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के उत्पादन और उपभोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। आपको बता दें कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के गैर ओजोन क्षयकारी विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया था। हालांकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में हजारों गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग क्षमता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन में भारत की उपलब्धियां अब तक ये रही हैं कि नियंत्रित उपयोग के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोन्स आदि के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स फेज आउट प्रबंधन योजना चरण 2 का कार्यान्वयन 2017 से 2024 तक की अवधि के लिए किया जा रहा है। ठोस फॉर्म के निर्माण में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 141B का इस्तेमाल चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान का लक्ष्य 2037 से 38 तक शीतलन की मांग को कम करना है और प्रशीतन के विकल्प अपनाना है। ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना और बेहतर प्रौद्योगिकी विकल्पों को व्यवहार में लाना है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर से 40 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में पाई जाती है। ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। शोभ मंडल में बनने वाली ओजोन को बैड ओजोन कहा जाता है। ये ओजोन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के बीच रासायनिक अभिक्रिया से बनती है। और अगली खबर संस्कृति से जुड़ी हुई है। ये पेपर 1 का टॉपिक है। शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। शांति निकेतन भारत का 41वां और पश्चिम बंगाल का 3रा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। पश्चिम बंगाल के अन्य 2 विश्व धरोहर स्थल हैं सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे। शांति निकेतन को महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1860 के दशक की शुरुआत में एक अतिथि गृह के रूप में स्थापित किया था। बाद में इसकी स्थापना वाले पूरे क्षेत्र को शांति निकेतन के रूप में नामित किया गया। वर्ष 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में अपना ब्रह्मचर्य आश्रम शुरू किया था। इसे 1925 में पाठ भवन के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने शांति निकेतन में श्री निकेतन यानी कि ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए कला भवन एवं संगीत भवन और विश्व भारती विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। शांति निकेतन एक आवासीय विद्यालय और कला का केंद्र है। ये धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे मानवता की एकता की दृष्टि और प्राचीन भारतीय परंपराओं पर आधारित है। यहाँ शिक्षा प्राकृतिक परिवेश में प्रदान की जाती है। इससे छात्रों और उनके पर्यावरण के बीच एक मजबूत संबंध विकसित होता है। शांति निकेतन ने भारत की प्राचीन, मध्यकालीन और लोक परंपराओं के साथ साथ जापानी, चीनी, फारसी, बाली, बर्मी और डेको कला शैलियों को भी अपनाया। ये बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से भी जुड़ा हुआ है। शांति निकेतन के साथ टैगोर ने बच्चों में प्रकृति के साथ एकता की भावना स्थापित करने, शिक्षा के साथ ललित कला और संगीत का एकीकरण, ग्रामीण पुनर्निर्माण, भारतीय एवं अन्य संस्कृतियों के बीच सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने आदि की कल्पना की थी। और यही कारण है कि जब आप बंगाल जाएंगे तो बंगाल में आप देखेंगे कि हर बच्चा कहीं न कहीं किसी न किसी खेल से या किसी न किसी कला से जरूर जुड़ा होता है। तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाया जाता है बच्चों को, और उनके सांस्कृतिक रुझान, उनके कलात्मक रुझान को बेहतर बनाने के लिए भी कार्य किया जाता है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। ब्रेंट रेखा। ब्रेंट रेखा का विकास 1980 के दशक में हुआ था। ये दुनिया को देखने का एक तरीका है। इसके तहत वैश्विक उत्तर में स्थित संपन्न और वैश्विक दक्षिण में स्थित गरीब देशों के बीच व्याप्त विषमताओं और असमानताओं को रेखांकित किया जाता है। उत्तर में बेसिकली वो देश आते हैं जो विकसित हैं और दक्षिण में वो देश आते हैं जो गरीब हैं।
अफ्रीका, एशिया के बहुत सारे पार्ट जो हैं वो गरीब देशों में आते हैं। इसमें अपवाद है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में होते हुए भी विकसित हैं और संपन्न हैं। हालांकि ज्यादातर निर्धन देश उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। ये निष्कर्ष नॉर्थ साउथ ए प्रोग्राम फॉर सर्वाइवल रिपोर्ट पर आधारित है। ये रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय असमानताओं की समस्याओं का विश्लेषण करती है। अगली खबर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग UNCITRAL। भारत ने प्रथम UNCITRAL दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन किया। UNCITRAL की स्थापना 1966 में की गई थी। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक सहायक संस्था है। इसका गठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े कानूनों में और अधिक सामंजस्य स्थापित करने तथा उनका एकीकरण करने के लिए किया गया था। इसमें महासभा द्वारा चुने गए 70 सदस्य देश शामिल हैं। इसके सदस्य 6 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। भारत की सदस्यता अवधि 2028 तक है। UNCITRAL विश्व व्यापार संगठन का हिस्सा नहीं है। WTO व्यापार से जुड़े नीतिगत मुद्दों का निपटारा करता है। UNCITRAL अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में निजी भागीदारों पर लागू कानूनों से संबंधित मामलों को देखता है। ये 2 देशों के बीच उत्पन्न विवादों को नहीं देखता है। सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र IFC-IOR के बारे में। इसकी स्थापना 2018 में गुरुग्राम में की गई थी। इसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र संबंधी जागरूकता बढ़ाना और चिन्हित जहाजों से जानकारी साझा करना है। इसके तहत कवर किए गए क्षेत्र हैं हिंद महासागर क्षेत्र और निकटवर्ती सागर। IFC-IOR का महत्व इसलिए है क्योंकि ये समुद्री सुरक्षा से जुड़े खतरों से निपटने के लिए किए जा रहे वैश्विक प्रयासों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन खतरों में समुद्री डकैती सहित सशस्त्र डकैती, प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी, अवैध, असूचित और अनियमित यानी IUU मत्स्यन आदि भी शामिल है। अगला टॉपिक है प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलें। रक्षा मंत्रालय ने प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की एक रेजिमेंट की खरीद को मंजूरी दी है। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर तक है। इसकी पेलोड क्षमता 350 से 700 किलोग्राम भार के पारंपरिक वॉरहेड की है। वहीं कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें वायुमंडल के भीतर ही रहती हैं, जबकि अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चली जाती हैं। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रक्षेपण पथ काफी नीचे होता है और काफी हद तक बैलिस्टिक मिसाइलों के ही समान होता है। ये उड़ान के दौरान तीव्रता से अपना मार्ग बदल सकती हैं। अगला टॉपिक है धनुष आर्टिलरी गन। धनुष 155 मिलीमीटर लंबी और 45 कैलिबर वाली आर्टिलरी गन है। इसकी रेंज 36 किलोमीटर है। इसने विशेष गोला बारूद से लैस होकर 38 किलोमीटर की रेंज का भी प्रदर्शन किया है। ये स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली पहली आर्टिलरी गन है। ये इनर्शियल नेविगेशन आधारित साइटिंग सिस्टम ऑटो लेइंग की सुविधा से युक्त है। इनर्शियल नेविगेशन प्रणाली सेंसर का उपयोग करके किसी वस्तु की गति में परिवर्तन का पता लगा सकती है और उसे माप सकती है। इसमें ऑन बोर्ड बैलिस्टिक कंप्यूटेशन भी लगा हुआ है। सेल्फ प्रोपल्शन यूनिट इसे युद्ध क्षेत्र में स्वयं को सक्रिय करने की सुविधा प्रदान करती है। अगला टॉपिक है क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर पृथ्वी के जमे हुए हिस्से को कहते हैं। इनमें ग्लेशियर, बर्फ, पानी में पाई जाने वाली हिम, जमी हुई नदियां और झीलें, परमाफ्रॉस्ट आदि शामिल हैं। ये क्षेत्र आने वाले सौर विकिरण को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित करके पृथ्वी की जलवायु को संतुलित बनाए रखने में मदद करते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुल ताजे जल में से 68% से अधिक हिम और ग्लेशियर्स के रूप में मौजूद हैं तथा 30% ताजा जल भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। इनवर्स वैक्सीन। शोधकर्ताओं ने स्वप्रतिरक्षी ऑटो इम्यून बीमारियों की रोकथाम के लिए एक इनवर्स वैक्सीन विकसित की है। स्वप्रतिरक्षी बीमारियों की प्रतिरक्षा प्रणाली स्वस्थ ऊतकों पर हमला करती है। सोरियाटिक रोग एक ऐसी ही बीमारी है। इनवर्स वैक्सीन की कार्यप्रणाली ये है कि ये लीवर के एक विशेष गुण का उपयोग करके प्रतिरक्षा प्रणाली को एक विशिष्ट अणु को भूल जाने में सक्षम बनाती है और इस तरह से ये स्वाभाविक रूप से कुछ अणुओं को शरीर के लिए लाभदायक के रूप में चिन्हित करती है, यानी कि ये शरीर के लिए हानिकारक नहीं है और इस तरह ये प्रतिरक्षा प्रणाली के हमलों से बच जाती है। वैक्सीन 2 चीजों को एकत्रित करती है, एक एंटीजन। एंटीजन एक अणु है जिस पर प्रतिरक्षा प्रणाली हमला करती है और एक अन्य अणु जो किसी पुरानी कोशिका के हिस्से जैसा दिखाई पड़ता है। लीवर पुरानी कोशिका के हिस्सों की मित्र यानी अनुकूल के रूप में पहचान करके प्रतिरक्षा प्रणाली को भ्रमित कर देता है और इस तरह से ये शरीर के स्वयं के एंटीजेंस पर हमला नहीं करती है।
अगला टॉपिक है जूनो मिशन। नासा के जूनो मिशन ने बृहस्पति ग्रह के करीब अपनी 53वीं फ्लाईबाय पूरी की है। फ्लाईबाय दरअसल एक अंतरिक्ष यान की वैज्ञानिक डेटा एकत्र करने के लिए किसी भी खगोलीय पिंड के काफी करीब उड़ान होती है। जूनो मिशन 2011 में 5 साल के लिए लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य बृहस्पति ग्रह के घने बादलों के नीचे अध्ययन करना है। साथ ही बृहस्पति सौरमंडल और ब्रह्मांड में विशाल ग्रहों की उत्पत्ति और विकास का पता लगाना भी है। ये वैज्ञानिक परीक्षण के लिए बृहस्पति के धुंधले वलयों का भी अध्ययन करेगा। अपने विस्तारित मिशन के तहत ये सितंबर 2025 तक या अंतरिक्ष यान के सक्रिय रहने तक बृहस्पति ग्रह के अध्ययन का कार्य जारी रखेगा। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ये सरकार द्वारा दिए जाने वाला राष्ट्रीय सम्मान है। ये पुरस्कार निष्पादन कलाओं के क्षेत्र में प्रदर्शन करने वाले कलाकारों, शिक्षकों और विद्वानों को दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए की राशि, एक ताम्रपत्र और अंगवस्त्र प्रदान किए जाते हैं। संगीत नाटक अकादमी निष्पादन कलाओं के क्षेत्र में स्थापित सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना संगीत, नृत्य और नाट्य रूपों में व्यक्त भारत की विविध संस्कृति की अमूर्त विरासत के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए 1953 में की गई थी। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। साहेल क्षेत्र आजकल चर्चाओं में है। साहेल क्षेत्र के 3 देशों माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने सशस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रमण के खतरों के खिलाफ सहयोग करने के लिए एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। साहेल क्षेत्र पश्चिमी और उत्तर मध्य अफ्रीका का एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है। ये सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी क्षेत्र के साथ साथ अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक फैला हुआ है। साहेल क्षेत्र के देश हैं बुर्किना फासो, कैमरून, चाड, गाम्बिया, गिनी, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया और सेनेगल। ये उत्तर में सहारा रेगिस्तान और दक्षिण में सवाना के बीच एक संक्रमणकालीन क्षेत्र बनाता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।